डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 10 क्लास के भूगोल विषय से पहला चैप्टर हमने लिया है और आज का जो क्वेश्चन है आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और एक पहले भी हम सब्जेक्टिव का जो है एक वीडियो हम आपके सामने ये पेश कर चुके हैं। अगर कोई परेशानी होगी तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो अभी हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रखने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न है केवल 10 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको किसी भी तरह का जनरल कंपटीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया और इस तरह के राज्य स्तर या केंद्र स्तर की जो भी परीक्षाएं होगी उसके लिए आपको ये उपयोगी क्वेश्चन है और इसलिए आप इसको जो है सीरियसली देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है संसाधन तथा उसका विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका, पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? यानी भारत का जो पूर्वी तट है उसके तट पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है ज्यादा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए में जलोढ़ है, बी में काली है मृदा है और सी में लाल मृदा है, डी में लेटराइट है। तो हम लॉक करते हैं इसको उत्तर को, ये जलोढ़ मृदा है। इसका आंसर होगा जलोढ़, क्योंकि पूर्वी तट जो है और पश्चिम से जो पूरब की ओर नदियां बहती है भारत में, वो अपने अपने मुहाने के पास डेल्टा बनाते हैं और चूंकि ये जो अवसाद ले जाते हैं और उसे जलोढ़ का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से पूर्वी तट पर जो है जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण क्या कारण है? यानी दिनों दिन जो है पंजाब की जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, इसका क्या कारण है? तो इसके लिए हम 4 उत्तर आपके सामने रखे हैं, लेकिन जो सही उत्तर होगा वो होगा गहन खेती। कहीं कहीं गहन सिंचाई भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चूंकि गहन खेती होगी तो गहन सिंचाई होगी, इसलिए उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी गहन खेती। इसके बाद जो हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है वो है कि किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती के बारे में ये आसान सी बात है कि जहां के भूमि ढालू होगा वहां पर सीढ़ीदार खेत तैयार किया जाता है। तो हमारे देश में कौन सा राज्य उस तरह का जरा देखें। पंजाब तो समतल है, हरियाणा भी समतल मैदान है, उत्तर प्रदेश भी समतल है। अब बच गया उत्तरांचल, यानी डी हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा डी। हम इसको लॉक करते हैं और आप भी इसको ध्यान से देखिएगा, इसको याद कीजिएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर होगा उत्तरांचल या उत्तराखंड भी कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो ठीक है, अब हम आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? लौह अयस्क यानी लोहा का अयस्क, यानी जिस पत्थर से लोहे का निष्कर्षण होता है उसको लौह अयस्क कहा जाता है। तो कह किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, जैव है, प्रवाह है, अनवीकरणीय। अब तो आसान सी बात है कि जहां से हम लोहे का पत्थर उठा कर लेंगे वहां तो लोहा का पत्थर बन नहीं रहा है, फिर एक सा मतलब कि ये अनवीकरणीय है। तो हम इसको लॉक करते हैं, यानी डी क्वेश्चन का उत्तर हो गया डी, अनवीकरणीय। अब हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का, हमने सिलेक्ट किया है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा का नाम सुने होंगे अगर किताब पढ़े होंगे, ज्योग्राफी किताब। तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में जो ज्वार भट्टा उठता है उस ज्वार के पानी से जो है सो समुद्र तट पर ऊर्जा तैयार होता है, यानी बिजली बनाई जाती है। तो ये किस प्रकार का है? तो पहला है पुनः प्राप्ति योग, दूसरा है मानवकृत, तीसरा है अजैव, चौथा है चक्रीय। तो चूंकि हम इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी समुद्र का पानी तो कम होना नहीं है, तो वो जो है और ये ज्वार भट्टा बराबर आते ही हैं, इसलिए यह पुनः प्राप्ति योग है। तो हम लॉक करते हैं इसका उत्तर के रूप में ए को, ए ऑप्शन जो है वह इसका उत्तर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर है उसको हम लेते हैं कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? अब यहाँ 4 जो है ऊर्जा का स्रोत है, ज्वारीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, कोयला है। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा परंपरागत मतलब जो बहुत पहले से किस चीज से हम ऊर्जा बनाते आ रहे थे। तो ये 3 जो है ये तो आधुनिक युग में बन रहे हैं, ज्वारीय हो गया, सौर हो गया, पवन हो गया। तो
तो इसमें हम लॉक करेंगे कोयला को। कोयला से बहुत पहले से जो है सो हम विद्युत तैयार करते आ रहे हैं, जिसको हम ऊर्जा यहाँ लिख रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा कोयला। तो इस तरह से छठा क्वेश्चन का जवाब हमको मिल गया, हम आपके सामने रख दिए इसको। और हम 7वां क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 4 तरह के जो है सो आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन का ये आंसर के रूप में कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय मतलब एक बार बनाने के बाद फिर पुनः उससे हम बना सके। तो कोयला है तो एक बार में तो एक खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, जला देंगे तो राख हो जाएगा। पेट्रोलियम है, इसका भी वही हाल है, उड़ जाएगा, गाड़ी में डालते हैं उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। प्राकृतिक गैस है, वो जल जाने के बाद कुछ नहीं बचता है। लेकिन जल, अब हमारा उत्तर होगा जल, क्योंकि जल जो है हर वर्ष हमको वर्षा के रूप में मिल जाता है, इसलिए जल जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इस तरह से 7वां क्वेश्चन का आंसर हो गया जल। अब हम 8वां क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। यानी नवीकरणीय संसाधन नहीं का मतलब हुआ कि अब जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, खनिज है, तो इसको तो हम पुनः हर दिन सौर ऊर्जा हमको मिलता है। पवन जो है ये बंद होने वाला है नहीं, भूतापीय ऊर्जा ये भी हमेशा बरकरार है। लेकिन खनिज एक ऐसा आइटम है ये कि एक बार जब खत्म हो जाता है तो इसको बनने में लाखों करोड़ों बरस लगते हैं, यानी ये तुरंत बनता नहीं है, इसलिए यह नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये अनवीकरणीय है। अब हम इसी चैप्टर का 9वां क्वेश्चन सिलेक्ट जो किए उसको हम रख रहे हैं आपके सामने। खादर मृदा निम्न में से किस प्रकार की मृदा है। एक खादर मृदा जलोढ़ मृदा का एक रूप है। जलोढ़ मृदा 2 तरह का होता है, खादर और बांगर। तो खादर मृदा कारक निम्न में से किस प्रकार की है। तो इसमें जो खादर और बांगर है, खादर जो है नई जलोढ़ मृदा होती है और बांगर पुराना, तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा नई जलोढ़ मृदा। यानी जो नदी के तट के नजदीक पाया जाता है मिट्टी, उसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है, और पुराना जलोढ़ मृदा तो वो तो दूर पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा नई जलोढ़ मृदा। अब हम 10वां क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा का रंग लाल क्यों होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। उपजाऊ होने के कारण, उपजाऊ नहीं होने के कारण, तांबा का अंश होने के कारण, कि लोहा का अंश होने के कारण। तो हमारा उत्तर यहाँ अगर हम सही कहेंगे तो डी को हम यहाँ लॉक करेंगे, और इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, इसीलिए उसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, तो उसमें लोहा का अंश पाया जाता है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण नहीं है। यानी ये जो 4 नीचे लिखे हुए हैं, इसमें कौन है जो आदमी का बनाया हुआ नहीं है। तो उद्योग जानते हो आदमी बनाता है, बांध जानते हो आदमी बनाता है, मशीन आदमी बनाता है, तो आदमी कौन नहीं बनाता है, भूमि। हम भूमि नहीं बना सकते हैं, इसलिए भूमि जो है ये मानव निर्मित नहीं है, यह प्रकृति द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से 11वां क्वेश्चन का जवाब होगा बी, यानी भूमि। अब हम अगला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं उसको हम आपके सामने रखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय यानी जो समुद्र से जो ज्वार भाटा के रूप में आप जानते होंगे, पानी जो ये आता है तट की ओर, तो उस पानी को रोक करके और ऊर्जा बनता है। तो ये तो बराबर हमको मिलने वाला है, समुद्र का पानी कम होना नहीं है। तो इसलिए अगर ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, अगर हम इसका उत्तर खोजें तो ये नवीकरणीय होगा, इसलिए कि हमारे पास ये हमेशा उपलब्ध है और ज्वार अक्सर आते ही रहते हैं समुद्र में। तो इस तरह से 12वां क्वेश्चन का उत्तर हो गया ए। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है। तो अगर हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन का बंटवारा करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामुदायिक, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे दुनिया भर के लोगों को जो समझे कि हमारा यानी अधिकार है। तो अब आप देखिए यहाँ पर सार्वजनिक पार्क ये नहीं हो सकता है, तालाब नहीं हो सकता है, मैदान कौन होगा, महासागरीय संसाधन, यानी महासागर पर पूरे दुनिया के लोगों का अधिकार होता है, इसलिए महासागरीय संसाधन जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, और इसको हमने लॉक कर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर। भारत का महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये परीक्षा और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है इसको। तो महाराष्ट्र राज्य में जो मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है,
और काली मिट्टी जो है अधिकांश भाग में, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में ये काली मिट्टी है पाई जाती है, इसलिए हमने इसको लॉक किया और आप भी इसको याद रखेंगे। फिर हम अगला अपना सिलेक्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब यहाँ पर 4 वस्तुओं की बात हो रही है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है, कपास है। तो आप याद रखेंगे कि काली मिट्टी जो है कपास के लिए विशेष उपयोगी होता है, इसलिए आप इसको याद रखिए, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है, कपास है। अब 16 नंबर क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर आप मिट्टी पढ़े होंगे किताब में तो आप देखे होंगे या पढ़े होंगे कि अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्र में, जैसे दक्षिण भारत का जो केरल तट है, कर्नाटक है, इसके बाद जो असम मेघालय है, ये 2 क्षेत्र हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और यहाँ पर जो है चट्टानों का निछालन होता है तेज वर्षा होने के कारण, और उससे जो मिट्टी बनती है उसको कहता है लेटराइट मिट्टी। यानी 16 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसका उत्तर होगा लेटराइट मिट्टी। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस मिट्टी में बालू के कण ज्यादा पाए जाते हैं। बड़ी आसान क्वेश्चन है और आप कोई पता होगा पहले से। काली मिट्टी तो ये नहीं होगा, लाल मिट्टी ये भी नहीं होगा, हाँ रेगिस्तानी मिट्टी आ गया। रेगिस्तान में आप ऐसे भी सुने होंगे कि बहुत बालू ही बालू है, यानी इसमें बालू का अंश ज्यादा होता है, इसलिए इसका उत्तर हो गया सी, यानी रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी में बालू के कण सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हम अगला सिलेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेगिस्तानी मिट्टी का किस राज्य में अधिक पाई जाती है। यानी भारत की बात हो रही है, तो भारत देश में सबसे ज्यादा रेगिस्तानी मिट्टी जो है हमारा पश्चिम में एक राज्य है राजस्थान, उसका जो पश्चिमी इलाका है जो थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह मिट्टी ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हम राजस्थान को लॉक करते हैं, यानी बी, इसका जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, मृदा अपर्दन क्या है। तो मृदा अपर्दन के बारे में हम यहाँ 4 बात लिखे हैं कि मृदा का ऊपरी परत हटना, मृदा का उपजाऊ होना, कि दोनों होगा, कि दोनों में से कोई नहीं होगा। तो बहुत आसान जवाब है इसका कि मृदा का ऊपरी परत का हटना जो है वही मृदा अपर्दन कहलाता है। इसके लिए जो कारक है उसके बारे में हम पहले बतलाए हैं आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला रहे थे तब। तो इस तरह से 19वां जो क्वेश्चन था हम आपका, मृदा अपर्दन क्या है, तो इसका जवाब आपको मिल गया, ऑप्शन ए, मृदा का ऊपरी परत हटना। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। हाँ देखिएगा, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 4 तरह की बात है यहाँ भी, 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 28.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो 42.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो चूंकि याद रखने वाली ये बात है तो इसलिए इसका उत्तर जो है सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये उत्तर है। और हम लोग किए इसको और आप भी इसको याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो एक है संयुक्त वन प्रबंधन, एक है बीज बचाओ आंदोलन, एक है चिपको आंदोलन, एक है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। यहाँ की सीधी भागीदारी नहीं करता, बाकी में तो सीधी भागीदारी करता है। ये संयुक्त वन प्रबंधन है तो उसमें जो है सरकार के साथ मिलकर के कुछ समुदाय के लोग वन बचाते हैं। बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड का ये मामला है। फिर चिपको आंदोलन, ये पेड़ बचाने वाला मामला है। तो ये सब में जो है वो पब्लिक भाग लेती है, लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन की जो बात है ये काम सरकार करती है, इसलिए इसका उत्तर होगा वन्य पशु विहार का वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया डी। डी को हमने लॉक किया, आप भी याद रखेंगे इसको। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का सही कारण नहीं है। तो एक है कृषि प्रसार, दूसरा है बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीसरा है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, और चौथा है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसमें जो टिप्पणी पशुचारण और ईंधन है ये इसका है सी आंसर होगा। आप इसको याद रखेंगे, हमने लॉक किया इसको। और इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम 23 नंबर ले रहे हैं कि किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से जिस मिट्टी का निर्माण, यानी ज्वालामुखी से जो चट्टान बनते हैं वो उसके अपर्दन होकर के टूटने से जो मिट्टी बनता है वो कौन सी मिट्टी है। तो यहाँ पर हम लॉक करेंगे काली मिट्टी को, क्योंकि
ये जो काली मिट्टी है उसी तरह के चट्टान से बनता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार से जो चट्टान बनते हैं तो उसी से इसका निर्माण होता है। तो उत्तर हो गया डी आपका, यानी काली मिट्टी। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत का अधिकांश भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी है जो भारत के अधिकांश भाग में फैली हुई है। तो यहाँ हमने 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन इन चारों में उत्तर होगा डी, यानी जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी है हमारे देश में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 25 नंबर लेते हैं आप। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी पर संसाधनों का भंडार असीमित है, पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, पृथ्वी पर केवल मानव निर्मित संसाधन है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन नहीं के बराबर है। तो बड़ी आसान जवाब है इसका कि पृथ्वी पर जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, क्योंकि मिट्टी है तो सीमित है, ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। जंगल है तो सीमित है, पर्वत है सीमित है, नदी है सीमित। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया सीमित मात्रा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा, आप इसको याद रखेंगे। इस नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न से कौन अजैव संसाधन है? अजैव मतलब निर्जीव, जिसमें जीव नहीं है। अब देखिए इसमें कौन है जो जीव नहीं है? तो मानव में जीव है, ये है, वनस्पति जीवधारी है, ये है, पशुओं में जीव होता है, पहाड़ आ गया, पहाड़ निर्जीव है, यानी ये अजैव संसाधन का उदाहरण है। इसको हम लॉक करेंगे और इसका उत्तर होगा पहाड़, यानी ऑप्शन डी। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, क्यों? क्यों संसाधन का संरक्षण आवश्यक है भाई? आप जानते हैं संसाधन हमारी जीविका को चलाते हैं, हमारे जीवन के लिए आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण, इसी पर हमारा जीवन टिका हुआ है। तो इसको क्यों संरक्षण आवश्यक है? सबसे जो बड़ी बात है कि यह एक दिन खत्म होगा, तो चूंकि संसाधन सीमित है इसलिए इसका संरक्षण मतलब विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करना। संरक्षण का मतलब ये नहीं कि उसको खर्च नहीं खर्च करेंगे, लेकिन उसको विवेकपूर्वक सोच समझ करके न्यायपूर्वक खर्च करेंगे। तो इस तरह से जो 27वां क्वेश्चन है उसका उत्तर होगा क्योंकि संसाधन सीमित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित, चिपको से मतलब आप समझ रहे हो चिपकना, यानी एक आंदोलन चलाते हैं लोग, उत्तराखंड में शुरू हुआ था कि जब पेड़ काटने लोग या सरकार जाते हैं तो लोग पेड़ से चिपक जाते हैं कि पहले हमको काट लो तब पेड़ काटो। तो इसका मतलब ये पेड़ बचाओ से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन का भी आपको उत्तर मिल गया, डी ऑप्शन है पेड़ बचाओ आंदोलन। फिर है जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले कुछ देर पहले हमने बतलाया था आपको कि जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, एक नई जलोढ़ मृदा, दूसरा पुरानी जलोढ़ मृदा। तो यहाँ जो आपका उत्तर का जो ऑप्शन है बी नंबर, यानी 2 जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। हमने इसको लॉक किया, आप भी याद रखेंगे इसको। और आज का 30 नंबर क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन, मृदा की उपजाऊ शक्ति कम होना क्या कहलाता है? अब देखिए, मृदा का अपरदन ये तो पूरी तरह हटना हुआ, मृदा का संरक्षण ये भी नहीं होगा, मृदा का नवीकरण ये भी नहीं होगा। हाँ, भूक्षरण जो है यही मृदा के निम्नीकरण का जो है सो ये मृदा की उपजाऊ शक्ति को ही कम करता है। तो भूक्षरण को हमने लॉक किया और इस तरह से आज ये डी ऑप्शन जो है इसका था उत्तर, हमने इसको लॉक कर दिया और याद रखेंगे। तो आज के जितने भी क्वेश्चन आपको थे, कुल संख्या क्वेश्चनों की संख्या 30 थी और 30 का जवाब आप सुने, ध्यान से सुने होंगे और इसको याद रखेंगे और आगे भी इसको याद रखेंगे, क्योंकि यह केवल 10 क्लास तक ही इसकी उपयोगिता नहीं है। इसकी उपयोगिता आपको लाइफ टाइम, जीवन भर जब तक मैंने आप पढ़ेंगे लिखेंगे, यानी कोई भी परीक्षा के लिए तैयारी करें, चाहे केंद्र सरकार के हो राज्य सरकार के हो, आपको हर तरह के परीक्षा में इसकी जरूरत पड़ेगी। खासकर जनरल कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, आज ये बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, हर तरह के परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चन था और आप इसको थोड़ा सा उपेक्षित नहीं करेंगे और इस पर थोड़ा सीरियसली जो है याद रखेंगे ताकि आपके जीवन में काम आएगा। और हम समझते हैं आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और पसंद किया होगा, और अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे और आप इसमें भाग लिए, देखिए इसको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू।